Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of industrial chemistry to test yourself 1.1. ओके इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। यानी लैब के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कम अमाउंट में चीज़ बनाओगे, ठीक है। कोई भी आपने सब्सटेंस बनाया है, कोई भी कंपाउंड बनाया है तो वो आप कम अमाउंट में बनाओगे। लेकिन अगर वो आपने अपनी पूरी कंट्री में वो चीज़ भेजनी है या आपने पूरे वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ भेजनी है तो आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाओगे। तो वो जो ज़्यादा अमाउंट में बनाना है उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल यानी बड़े पैमाने पर जब हम किसी भी कंपाउंड्स को बनाते हैं तो वो हम किस ब्रांच में करेंगे उसको डील, डेट इज़ अ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिससे आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है कि एक इंडस्ट्री की पिक्चर यहाँ पे हमने शो की है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी हैं वो प्रोडक्ट्स जो बन रही होती हैं वो क्या बन रही होती हैं, वो लार्ज स्केल बन रही होती है, कमर्शियल स्केल बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम किस में केमिस्ट्री की किस ब्रांच में डील करेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अब स्कोप क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ये हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बेसिकली हमने डिफरेंट केमिकल्स बनाने हैं ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। ये जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जो कि लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आगे जहाँ पे भी इन्होंने यूज़ होना है तो वो बड़े पैमाने पे यूज़ होना है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा, या ये जो पिक्चर आपके सामने लगी हुई है ये इसमें आप देखें तो डिफरेंट डाइज यूज़ की हुई हैं, ठीक है। डाइज यूज़ की हुई हैं और किस किस इंडस्ट्री में ये डाइज यूज़ हो रही हैं। ये फर्टिलाइज़र को डाई करने के लिए, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? बेसिकली जो है अगर आप अगर आप पहली डायग्राम देखें तो उसमें थ्रेड को जो है वो क्या किया हुआ है? डाई किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो वो कलर क्या है? वो केमिकल्स हैं, ठीक है। वो भी जो है वो ऑन लार्ज स्केल जो है वो बनाए जाते हैं और उनको जो है वो मार्केट में लाया जाता है, वहाँ से परचेज़ करके उसको जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, इसी तरह से फैब्रिक्स को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, पेपर को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिटर्जेंट्स जो हैं, जिस तरह अगर आप देखें तो डिफरेंट डिटर्जेंट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो डिफरेंटली जो है वो चीज़ें हम ये केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वुड डाई करते हैं हम, पेपर डाई करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये केमिकल्स कहाँ जो है वो अगर हमने ऑन लार्ज स्केल चीज़ें बनानी है तो वो हमें ये चीज़ें भी क्या चाहिए होती हैं? इनकी लार्ज स्केल पे इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये वो सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये सारे केमिकल्स बनते हैं, ठीक है। और ये केमिकल्स आगे कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं? यूज़ ऑफ दीज केमिकल इज़ टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट एंड पेपर, ठीक है। यानी अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये रॉ मटेरियल, ये जो जितने भी केमिकल्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे वो परचेज़ करते हैं और इन चीज़ों को बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका स्कोप हो गया, यूज़ हो गया कि आप जो हैं ये अगर इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का क्या बेनिफिट है। ओके, the next one is nuclear chemistry. Nuclear chemistry is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. Nuclear processes and property is called nuclear chemistry. Radioactivity अब क्या है? Radioactivity refers to the particles which are emitted from nuclei as a result of nuclear instability. Instability का क्या मतलब है? यानी हमने ये पढ़ा है कि एटम, जितने भी एटम हैं उनके अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली दिखाया हुआ है एक एटम का न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो जब ये न्यूक्लियस ब्रेक करता है, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जब स्टेबल होगा तो वो स्टेबिलिटी में जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। जैसे ही वो इनस्टेबल होता है तो ये न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियाई एक होता है, न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियाई।
तो न्यूक्लियाई जो है उनकी ब्रेकडाउन होती है, जैसे ही वो ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जैसे ही ब्रेक करता है तो उससे रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है, रेज निकलती हैं, ठीक है। अब जहाँ पे कुछ टाइप्स उन्होंने लिखी हुई हैं, अल्फा रेडिएशंस हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, इनके जो है वो इनसे क्या निकलती हैं, यानी इनकी ब्रेकडाउन जैसे हुई ये मिलके क्या है अल्फा रेडिएशन बना रहे हैं। इसी तरह से जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी एक एटम जब ब्रेक हुआ है, ठीक है, उसका न्यूक्लियाइड टूटा है तो वो उससे जो है वो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकले हैं, वो बेसिकली क्या है वो रेज जो है वो एमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जो है गैमा रेज की बात करते हैं, गैमा रेज जो है गैमा रेडिएशन जो होती हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन है। फोटोन यानी पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। तो ये सारे हम आगे इनको यूज़ करते हैं कि इसमें डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, फील्ड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी आपने ये सारी एनर्जी, एक एटम का न्यूक्लियर रिएक्शन यानी रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि इंस्टेबल जो होते हैं जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे जो रेज एमिट होती हैं उन रेज को हम आगे यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो जो एनर्जी है, द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। यहाँ से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक एटम जब ब्रेक करता है तो उससे कितनी रेडिएशंस एमिट होती है, और वो रेडिएशंस, वो एनर्जी जो है वो हमने यूज़ करनी है डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में। The chemical effects resulting from the absorption of radiation within the living animals, plants and other material is also studied in this branch। यानी आपने वो अब वो रेज जब भी, जिस तरह हम अगर हम बात करें एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे करवाने जाते हैं, बेसिकली एक्सरेज क्या है, वो एक्सरेज जो है वो पास की जाती है हमारी बॉडी के अंदर से, और एक स्केच जो है वो जो भी आप देखना चाह रहे हो आपके बॉडी के अंदर, वो उसका स्केच जो है वो आपको सामने मिल जाता है, तो वहाँ से जो है हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली जो है वो हमारे पास रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी क्या है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेज जो है, अगर कहीं पे आपको ट्यूमर है, कहीं पे कैंसर है खुदा ना खास्ता, तो उसको जो है वो डील करने के लिए जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है रेज यूज़ करते हैं, रेडिएशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। वो रेडिएशन जाके जो सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनको डैमेज करेगी, और जो है पेशेंट जो है वो क्या करेगा, रिकवर कर जाएगा। सिमिलरली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जिस तरह ये आपके सामने एक पूरा प्लांट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है ये जो न्यूक्लियर की जो होता है, न्यूक्लियस टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है, उससे वो जो एनर्जी निकल रही है उसने यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, ये वाटर पंप लगा हुआ है, उस वाटर को उसने किस में चेंज करने, वो जो एनर्जी है उसने चेंज किया, और उसको, और वो जो स्टीम बनी, उससे स्टीम ने आगे जाके टरबाइन को क्या किया है, टरबाइन उससे जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, मूव करेगी, और उससे इलेक्ट्रिक जनरेटर में वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर ली जाएगी, और उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलहदा इसका की एप्लीकेशन है, वो भी हम किस में यूज़ करते हैं, डील करते हैं न्यूक्लियर बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, सॉरी, इसको डील करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है कि आपने जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि केमिकल इंडस्ट्रीज में जितना भी वेस्ट है वो क्या कर रहे हैं, अगर आप उनको सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम जो है वो साथ लेके चलते हैं। इनको हम किस में डील करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं।
अब इसका स्कोप क्या है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, डेफिनेटली बायोलॉजी से इसका लिंक होगा, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वायरमेंट में, हर जो है जियोलॉजी है हमारी, ठीक है। अर्थ जो है उसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं, इकोलॉजी है। इकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू द फिजिकल सराउंडिंग, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें, सॉयल एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये लिंक किससे कर रही हैं? इन्वायरमेंट से लिंक कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली इसमें हम ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। तो पोल्यूशन से हमने बचाना है अपने जो है अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, ठीक है। जिस तरह अगर हम आजकल देखें तो बैग्स जो हैं वो बैन हो रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको बैन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं, प्लास्टिक जो है ये डिग्रेड होने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है। तो हम ऐसे बैग्स अगर बैग्स देखें ब्रांड्स पे, अगर आप जाते हैं तो वो जो बैग्स आपको दे रहे होते हैं वो उसका मटेरियल और है, वो क्या है कि वो जैसे ही आप उसको फेंकेंगे तो वो जो है डिग्रेड हो जाएगा इजीली, और जो है हमारे लिए जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूट नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। एंड द अदर एक मैकेनिज़्म है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, वो क्या है? एसिड रेन पाथवे है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी ये हमारे ये बसेस हैं, गाड़ियाँ हैं, इनसे जो स्मोक निकल रहा है, ये स्मोक और इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक है, अगर ये इन्वायरमेंट में ऊपर जाता है, हवा में जाएगा, तो ये क्या करेगा? हम जो जितने भी क्लाउड्स हैं, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड की जो फॉर्मेशन है उसमें ये क्या करेगा कि ये SO2 है, NO2 है, ये क्या करेंगे? ये इसको पोल्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये बादल, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जैसे ही ये स्मोक जाएगी, ये जो है स्मोक आगे क्लाउड्स में चली जाएगी, और जैसे ही पानी जो है, बारिश का पानी नीचे आएगा, तो ये जो जितने भी मटेरियल्स हैं, हार्मफुल मटेरियल्स हैं, ये उस रेन में जो है वो वापस ज़मीन पे आएंगे। तो इस रेन को हम क्या कह रहे हैं? एसिड रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट केमिकल जो रिएक्शंस होंगे वाटर के साथ, सल्फ्यूरिक ये बनेगा, SO2 का रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, HNO3 बनेगा। अगर ये NO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये वापस जो है हमारी ज़मीन पे ही आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बारिश जैसे ही नीचे आएगी तो आके ये हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको डैमेज करेगी, हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इवन जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी स्टोन वर्क को इफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह से जितने भी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है वो क्या करेगी? उनके लिए भी क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो ये वहाँ पे भी जाके ये केमिकल्स क्या करेंगे? डैमेज कॉज करेंगे। Okay, the next one is analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its component is called analytical chemistry. Analytical का word analysis से निकला है, ठीक है। आपने क्या किया कि कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल है, आपने क्या किया कि आपने उसमें से कोई भी चीज़ है, आपने देखा है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, वो किस चीज़ से मिलके बना है, आपने सबसे पहले उनको वहाँ से सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम यूज़ करके जो है सेपरेट करते हैं। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू एनालाइज, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स है, क्रोमेटोग्राफी जिस तरह होगी, सेपरेट किया, उसके बाद उसको एनालाइज करना, ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, वो सारा काम ये हम किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं।
ठीक है। और अब क्वालिटी एनालिसिस जो होती है, ये हम दो तरह की एनालिसिस करते हैं। एनालाइज करना तो हम कह रहे हैं चीज़ को देखना कि उसके अंदर क्या है, तो ये दो तरह की एनालिसिस हम करते हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने जस्ट कंपोजिशन देखनी है किसी भी केमिकल स्पीशी की, कि उसके अंदर केमिकली वो कैसे मिलके बने हुए हैं और उन केमिकल्स की कितनी कितनी अमाउंट उसमें प्रेजेंट है उस सैंपल में, ये क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी देखनी है कि वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है आपकी। उसकी कितनी उस केमिकल की कितनी क्वांटिटी है उस सैंपल के अंदर, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। Identity of a substance is qualitative analysis. Amount of each component present in the sample is quantitative analysis. अब ये सारा काम आप कर रहे हैं और इसका हमें बेनिफिट कहाँ पे आ रहा है, फूड इंडस्ट्री में आ रहा है। वाटर को जो है देखने के लिए, वाटर के उसकी क्वालिटी को देखने के लिए, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, जिस तरह बैक्टीरियाज होते हैं, इनको उससे जो है वाटर को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है, फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है ना। इससे हम क्या करते हैं, उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए भी। तो वाटर को हम फिल्टर करके भेजते हैं कि उसमें जितने भी हार्मफुल या जो हमें नहीं हम चाहिए कंटेमिनेटेड जो वाटर है, उसको हम क्या करते हैं, जो है प्योरीफाई करते हैं। इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस तो आपने देख लिया है कि किस तरह से आपने एयर को भी जो है वो देखना होता है कि उसकी क्वालिटी को भी मैनेज करना होता है, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है। इसी तरह से क्लिनिकल एनालिसिस यानी मेडिकली चीज़ों को हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सा केमिकल जो है ये हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सा जो है वो बेनिफिशियल है। तो ये सारा कुछ हम किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ओके, द नेक्स्ट हम जो है वो टेस्ट योर सेल्फ देखते हैं। टेस्ट योर सेल्फ के ये क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, टेस्ट योर सेल्फ 1.1 हम देख लेते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड स्टडी, यानी आपने पीछे सारी ब्रांचेस को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। देन यू विल कम ऑन दिस टेस्ट योर सेल्फ और उसका आंसर करेंगे। द बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड स्टडी इन द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, पीछे से आपने बायोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन को जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, याद कर लेना है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। पेंट्स एंड पेपर हम किस में जो है प्रिपरेशन की बात हो रही है, प्रिपेयर किस में करते हैं, उसको बनाते किस में हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ये सारा कुछ पेंट्स एंड पेपर जो है उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको बना रहे होते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीज। तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो जो है वो उसको हम कहाँ पे देख रहे थे, बायोकेमिस्ट्री में हमने इसको देखा था। एंड विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन द डेली लाइफ। और एटॉमिक एनर्जी का हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन डेली लाइफ। एंड विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। और ये आप तब तक इसको सॉल्व टेस्ट योरसेल्फ जितनी भी उनको नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आप जो है प्रीवियस जो नॉलेज है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।